हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 मोस्ट फेमस पोएम्स बाय सिल्विया प्लाथ। सिल्विया प्लाथ की मोस्ट फेमस जो पोएम्स हैं वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो जो पोएम्स हम कवर करेंगे वो है सबसे पहले डैडी, सेकंड है मिरर, थर्ड है ट्यूलिप, 4 है एरियल और 5th नंबर पे है लेडी लेजारस। तो ये जो पॉइंट्स है आज उनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिल्विया प्लाथ के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। सिल्विया प्लाथ जो बोर्न हुई थी 1932 में और जो एक्सपायर हुई थी 1963 में, उनका जो पेन नेम था वो था विक्टोरिया लुकास। सबसे पहले क्वेश्चन यही है कि जो सिल्विया प्लाथ है वो उनका पेन नेम क्या था? तो उनका पेन नेम था विक्टोरिया लुकास। was an American poet थी who was among the leading writers of the 20th century। 20th century की जो मेन राइटर्स होते हैं, मेन पोइट्स जो होते हैं, उनके अंदर सिल्विया प्लाथ का नाम था। She is regarded as the pioneer in the genre of confessional poetry। और कन्फेशनल पोइट्री जो होती है, जो इंडिविजुअल पोइट्री जो होती है, उनके अंदर सबसे नंबर 1 पे नाम जो है वो सिल्विया प्लाथ का आता है। A term used to define poems which focus on the individual। और कन्फेशनल पोइट्री वो पोइट्री होती है जिसका मेन फोकस जो होता है वो एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। हर एक्सपीरियंस उसके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में होता है। हर साइकी उसकी मेंटल कंडीशंस, उन माइंड से रिलेटेड एक्सपीरियंस जो होता है उससे रिलेटेड होता है। हर ट्रॉमा मीन्स आघात, जो भी प्रॉब्लम्स उसने फेस की हुई होती है उससे रिलेटेड होता है। एंड द लाइक, और उसी तरह की चीजें जो होती है, यानी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जो उसकी साइकी, जो उसका एक्सपीरियंस, उन्हीं से रिलेटेड जो पोइट्री होती है उसको कन्फेशनल पोइट्री कहते हैं। और सिल्विया प्लाथ का नाम कन्फेशनल पोइट्री में सबसे पहले नंबर पे लिया जाता है। Her first poetry collection, The Colossus and Other Poems, was published in 1960। उनका जो सबसे फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन था वो था द क्लोसियस एंड अदर पोएम्स, और ये पब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। प्लाथ कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 30। सिल्विया प्लाथ ने 30 की एज में सुसाइड कर लिया था ऑन February 11, 1963। February 11, 1963 को सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया था। Some of her best known poems were written in the month leading to her suicide। और उनकी लाइफ की जो सबसे बेहतरीन पोएम्स थी, जो सबसे बेस्ट पोएम्स थी, वो उन्होंने उसी मंथ में लिखी थी जो मंथ में उन्होंने सुसाइड किया था। They were published after her death, जो कि उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई, एज पार्ट ऑफ हर रिनाउंड पोइट्री कलेक्शन, जो कि उसकी जो पोइट्री कलेक्शन है, बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन है एरियल, उनके अंदर पब्लिश हुई थी। जो पोएम्स उन्होंने अपने सुसाइड के मंथ में जो लिखी थी वो इस पोइट्री कलेक्शन के अंदर वो पोएम सारी आई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सिल्विया प्लाथ से रिलेटेड। अब उनकी जो फेमस 5 पोएम्स है वो हम इसमें कवर कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है डैडी। और डैडी जो पब्लिश हुआ था वो पब्लिश हुआ था 1965 के अंदर। ये जो पोएम थी वो पब्लिश हुई थी। और सबसे पहले जब भी कोई पोएम्स, फेमस पोएम्स होती है, क्वेश्चन आपको उनकी स्टार्टिंग लाइन से भी मिल जाता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर लाइन्स है ये किस पोएम की है। तो इस डैडी पोएम की जो फर्स्ट लाइन है 2, वो है यू डू नॉट डू एनी मोर ब्लैक शू। तो ये डैडी की फर्स्ट 2 लाइन्स है। द पोएम वॉज रिटन ऑन October 12, 1962। जो पोएम राइट की गई थी वो राइट की गई थी October 12, 1962 को राइट की गई थी। 4 months बिफोर हर डेथ, अपनी डेथ से 4 महीने पहले उन्होंने ये पोएम लिखी थी। एंड 1 month आफ्टर हर सेपरेशन फ्रॉम टेड ह्यूज। और टेड ह्यूज जो कि उनके हस्बैंड थे, उनके साथ उनका सेपरेशन जो हुआ था, उनसे अलग होने के 1 महीने के बाद इन्होंने ये पोएम राइट की थी, डैडी। इट वॉज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन एरियल ड्यूरिंग 1965। और ये जो पोएम पब्लिश हुई थी पोस्टमसली मीन्स आफ्टर डेथ, ये पब्लिश हुई थी उनकी डेथ के बाद एरियल के अंदर। एरियल जो एक पोइट्री कलेक्शन था
ड्यूरिंग 1965 के अंदर पब्लिश हुई थी, alongside many of her poems leading up to her death such as Tulip and Lady Lazarus। और ये जो पोइट्री कलेक्शन था, इन लेडी पोइम के साथ साथ इसके अंदर ट्यूलिप पोइम भी थी और लेडी लेजारस पोइम भी थी। क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, पहले तो पोइम कब रिटन हुई थी, उसके बाद ये भी आ सकता है कि पब्लिश कैसे हुई थी, उसके बाद आएगा आपका कि ये कौन से पोइट्री कलेक्शन के अंदर आई थी, और ये भी आ सकता है कि इस पोइम के साथ साथ इसमें कौन सी और दो पोइम्स थी। तो ये सारे मैं इसकी समरी थोड़ी सी होगी, प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पोइम्स के, समरी आपको हर जगह मिल जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं इस वीडियो के अंदर लेके आई हूं 5 पोइम्स के। Plath wrote the poem in quatrains with irregular meter and regular rhyme. So irregular rhyme, प्लाथ ने ये पोइम जो है इरेगुलर मीटर में लिखी है और राइम भी इसकी इरेगुलर है। The rhyming words all the end with o sound like vowel sound, और जो इस पोइम की जो लास्ट जो एंडिंग लाइंस है वो सारी की सारी o vowel साउंड से एंड हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लैक शू। ऐसे ही बाकी और जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो है दो, यू, ब्लू, डू, शू। शू जैसे मैंने की फर्स्ट लाइन ली है, इसमें शू है। तो इन राइमिंग वर्ड से जो है वाउल साउंड से पोइम की जो लास्ट जो एंडिंग वर्ड है वो हुआ है। It deals with the narrator's effort to get over her complex emotion for her deceased father, और इस पोइम के अंदर उनके कॉम्प्लेक्स इमोशंस जो है उनके फादर के लिए, उनके फादर जो एक्सपायर हो गए थे उनसे रिलेटेड ये पोइम है। Plath uses dark and vivid imagery in the poem, और प्लाथ जो है इस पोइम के अंदर डार्क और विविड अलग अलग टाइप की इमेजरी यूज करती है पोइम के अंदर। एंड कंट्रोवर्शियली यूजेस द होलोकॉस्ट एज ए मेटाफर, और होलोकॉस्ट एज ए मेटाफर जो है रूपक के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करती है। Several critics considered the poem to be related to the writer's complex relationship with her father, और बहुत सारे राइटर्स ये मानते हैं कि ये जो पोइम है वो सिल्विया प्लाथ के उनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, उनसे रिलेटेड है। ओटो प्लाथ जो कि सिल्विया प्लाथ के फादर थे, who died shortly after her 8th birthday due to diabetes, और जो सिल्विया प्लाथ के फादर थे, जब सिल्विया प्लाथ का 8th बर्थडे था उसके कुछ टाइम के बाद ही उनके फादर जो है वो डायबिटीज से जो है एक्सपायर हो गए थे। तो उनके बारे में, अपने फादर के बारे में उन्होंने ये पोइम राइट की थी। It is also considered to be an articulation against male dominance, और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक टाइप से जो मेल प्रभुसत्ता है वो भी शो किया गया है, मेल डोमिनेंस दिखाई गई है। Daddy is the most famous poem by Sylvia Plath and one of the best known of the 20th century. सिल्विया प्लाथ की मोस्ट फेमस पोइम है और 20th सेंचुरी की भी बेस्ट नोन पोइम है डैडी। अब हम बात करते हैं सिल्विया प्लाथ की सेकंड पोइम मिरर, और मिरर जो पब्लिश हुई थी वो 1971 के अंदर पब्लिश हुई थी, और इस पोइम की जो स्टार्टिंग 2 लाइन्स है वो है I am silver and exact, I have no preconceptions, whatever I see I swallow immediately। ये फर्स्ट 2 लाइन्स है मिरर पोइम की। Mirror was written by Plath in 1961, but it was published posthumously। 1961 के अंदर मिरर पोइम सिल्विया प्लाथ ने राइट कर दी थी, लेकिन ये पब्लिश हुई थी 1971 के अंदर, यानी एग्जैक्ट 10 इयर्स बाद ये पब्लिश हुई थी, और ये भी इनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी पोस्टमसली, यानी उनकी डेथ के बाद ही पब्लिश हुई थी। 10 years later as part of her collection of poetry Crossing the Water, और 10 इयर्स के बाद जब लिखी थी 1961 के अंदर लिखी थी, जब पब्लिश हुई थी तो 10 ईयर बाद पब्लिश हुई, और ये कौन से पोइट्री कलेक्शन में आई थी, क्रॉसिंग दी वाटर जो पोइट्री कलेक्शन था उसके अंदर ये पोइम आई थी मिरर। In this short but famous poem, the narrator is a wall mirror in what appears to be a women's bedroom, और इस छोटी सी पोइम बट बहुत ही फेमस पोइम के अंदर नरेटर जो है एक वॉल मिरर की तरह अपीयर हो रहा है,
और जो कि एक वीमेन के बेडरूम के अंदर है। द मिरर एंडाउड विद ह्यूमन ट्रेट्स इन द पोएम, और मिरर को पोएम के अंदर ह्यूमन ट्रेट्स यानी ह्यूमन क्वालिटीज के साथ दिखाया गया है, एज ए ह्यूमन रिप्रेजेंट किया गया है मिरर को। डिस्क्राइब इटसेल्फ एज सिल्वर एंड एग्जैक्ट एंड नॉट क्रूअल ओनली ट्रूथफुल, और मिरर को जो है वो सिल्वर बताया गया है और एग्जैक्ट मतलब जो अब बिल्कुल सच में सच्चाई जो दिखाता है वैसा दिखाया गया है, एंड नॉट क्रूअल, और ये नहीं है कि मिरर अगर आपकी जैसी शक्ल है वैसी दिखाई दे रही है, अगर वो खराब लग रही है आपको तो ये नहीं है कि वो मिरर की फॉल्ट है। ओनली ट्रूथफुल, क्योंकि मिरर जो है वो हमेशा ट्रूथफुल जो होता है वही दिखाई देता है। It is the only thing that gives the woman a faithful representation of herself, और इसी के थ्रू मिरर जो है वो एक वीमन का उसका फेथफुल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो सच्चाई होती है यानी उसकी जैसी शक्ल होती है मिरर उसको वैसा ही दिखाता है। एंड दो शी इज डिस्टर्ब, हालांकि कोई अपनी शक्ल को देख के डिस्टर्ब हो सकता है कि नहीं ऐसी मैं नहीं हूं, मैं सुंदर दिखाई देती हूँ, लेकिन मिरर जो होता है वो ट्रू रिफ्लेक्शन होता है किसी का। एज शी लुक्स एज हर एजिंग सेल्फ, जैसे ही एक औरत अपनी ढलती हुई एज को देखती है तो वो डिस्टर्ब हो जाती है मिरर के अंदर, लेकिन मिरर जो है वो तो जो सच है वही दिखाता है। She can't help from visiting it over and over again every morning, और एक औरत जो है अपने आप को रोक नहीं सकती कि वो डेली मॉर्निंग में बार बार शीशे के आगे जाने से अपने आप को रोक नहीं पाती। Critics have speculated that the mirror in the poem provides the woman not only with her physical appearance, और क्रिटिक्स ये मानते हैं कि मिरर जो होता है पोएम के अंदर वो विमेन को ना केवल उसका जो ट्रू फिजिकल अपीयरेंस है वो दिखाता है, बट ऑल्सो गिव्स हर अ रिफ्लेक्शन ऑफ हर माइंड, हर सोल एंड हर साइकी, बट उसके माइंड की रिफ्लेक्शन भी दिखाता है, उसकी आत्मा भी दिखाता है, और उसकी जो साइकी है, जो उसका माइंड है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है वो भी दिखाता है। नेक्स्ट थर्ड पोइम जो है सिलिया प्लाथ की वो है ट्यूलिप, और ट्यूलिप जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1965 के अंदर, ट्यूलिप्स जो है पब्लिश हुई थी। The tulips are too excitable, it is winter here, look how white everything is, how quiet, how snowed in, और ट्यूलिप पोइम की ये फर्स्ट 2 और 3 लाइन्स है, इनकी स्टार्टिंग ऐसे हो रही है, तो आपको पोइम की स्टार्टिंग की लाइंस भी पता होनी चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट पता हो जाए। कई बार स्टार्टिंग लाइन देने के बाद ही आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी पोइम है या इस पोइम के अंदर क्या है, तो वो आइडिया आपको लग जाएगा इन लाइनों से। In March 1961, Celia Plath was hospitalized for an appendectomy, a surgical operation to remove the appendix. और मार्च 1961 के अंदर सिल्विया प्लाथ को जो है हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया क्योंकि उनका अपेंडिक्स का जो है ऑपरेशन हुआ था। She has miscarried just a short time before this operation, और इस ऑपरेशन से पहले ही जस्ट पहले ही उनका एक मिसकैरेज भी हुआ था। प्लाथ wrote this poem on March 18, 1961, और प्लाथ ने ये पोइम जो राइट की थी वो 18 मार्च 1961 को राइट की थी। About a bouquet of tulips she received as she recovered from appendectomy, और जैसे ही वो अपेंडिक्स से अपने आप को रिकवर कर रही थी तो उनको एक बुके ऑफ ट्यूलिप्स मिला था, ट्यूलिप्स के फ्लावर्स का एक बुके मिला था, और उसी के दौरान उन्होंने ये पोइम राइट की थी। कंप्राइजिंग ऑफ 7 लाइन स्टेंजा, 9 लाइन की 7 लाइन स्टेंजा जो है ये द पोइम रिलेट्स द टेंशन, इस पोइम के अंदर दिखाया गया है टेंशन बिटवीन द स्पीकर्स डिजायर फॉर द सिंपलिसिटी ऑफ डेथ, कि इसके अंदर एक टेंशन दिखाई गई है, एक कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि राइटर की डिजायर है एक सिंपल डेथ के बारे में, एंड द ट्यूलिप्स एनकरेजमेंट टुवर्ड्स लाइफ, लेकिन ट्यूलिप्स फ्लावर्स जो है वो एनकरेज करते हैं उनको लाइफ की तरफ। राइटर की डिजायर है डेथ की, जबकि ट्यूलिप फ्लावर्स उसको एनकरेज कर रहे हैं लाइफ के लिए, जीने के लिए। तो ये कन्फ्लिक्ट इस पोइम के अंदर दिखाया गया है।
The narrator treasures the whiteness and sterility of the hospital room as it allows her to ignore the complications and pains of living. और नरेटर जो है वो दिखाती है कि हॉस्पिटल्स के रूम्स के अंदर जो वाइटनेस है, खूबसूरती है, और वो ये दिखाती है कि ये सारी चीजें जो हॉस्पिटल के अंदर है वो उसको अलाउज करती है कि जो लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस है, जिंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं, जो रुकावटें हैं, जो पेन्स हैं, दुख हैं, वो इनको इग्नोर कर दे और जीने के लिए फिर से वो लाइफ के अंदर आगे बढ़े. But the tulips which she equates with executability, with loud breathing, and with eyes that watch her as she rests, demands that she acknowledge the vivacity of life. लेकिन ट्यूलिप्स के फ्लावर्स जो हैं उसको मजबूर करते हैं कि जो लाइफ के अंदर जो है वो इंजॉय करे सारी चीजों को, और वो हर चीज को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए फिर से शुरुआत करे. The narrator, however, considered them dangerous and alluring like an African cat. और नरेटर जो ट्यूलिप्स फ्लावर हैं उनको डेंजरस भी कहती है और ये भी कहती है कि वो एक टाइप से अट्रैक्ट करने वाले हैं, एक अफ्रीकन कैट की तरह. एंड एक्यूजेस देम ऑफ ईटिंग अप हर ऑक्सीजन. और कह रही है कि वो इस तरह से हैं जैसे कि अफ्रीकन कैट जो है, अफ्रीकन कैट की तरह उसकी कंपैरिजन कर रही है, और कह रही है कि वो जो है उसके ऑक्सीजन को खत्म करते जा रहे हैं. नॉन फॉर इट्स रिच एंड स्ट्रॉन्ग इमेजरी. इसके अंदर जो इमेजरी है, जो इमेजरी यूज हुई है वो बहुत ज्यादा रिच है, स्ट्रॉन्ग है. ट्यूलिप इज वन ऑफ प्लाथ मोस्ट लव्ड एंड क्रिटिकल अक्लेम्ड पोएम. और ट्यूलिप्स जो है वो प्लाथ की बहुत ही ज्यादा मोस्ट लव्ड पोएम है, और इसके बाद इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल अप्रिसिएशन भी हुआ है, क्रिटिकल राइटिंग्स भी हुई है इस वर्क के ऊपर. नेक्स्ट 4th नंबर पे उनकी इंपॉर्टेंट पोइम है एरियल, जो कि पब्लिश हुई थी 1965 के अंदर. इनकी स्टार्टिंग लाइन है एरियल पोइम की: स्टेटिस इन डार्कनेस, देन द सब्सटेंसलेस ब्लर पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंसेस. Published in a poetry collection with which it share its name, Ariel was written by Plath on her 30th birthday. ये जो पोएम थी, ये सेम नेम जो है, जो पोइट्री कलेक्शन है, पोइट्री कलेक्शन का भी नाम भी एरियल है, और उसी के अंदर ये पोएम आई है एरियल, जो कि सिल्विया प्लाथ के अपने 30th बर्थडे पे जो है उन्होंने राइट की थी. ड्यू टू इट्स मोटिव ऑफ बर्थ एंड डेथ. और इसका मोटिव क्या था? बर्थ और डेथ था. इट इज स्पेकुलेटेड बाय क्रिटिक्स. और क्रिटिक्स ऐसा मानते थे दैट पोएम एक्टेड एज ए सॉर्ट ऑफ साइकिक रीबर्थ ऑफ द पोएट, कि एक टाइप से ये पोएट का जो है दिमागी रूप से जो रीबर्थ होता है वो इस पोएम के अंदर उन्होंने शो किया है. एरियल वॉज द नेम ऑफ द हॉर्स प्लाथ रोड एट राइडिंग स्कूल. एरियल जो है हॉर्स का नाम था जिसको प्लाथ जो स्कूल टाइम जाते टाइम राइड करती थी जिसपे. एंड इट इज बिलीव्ड दैट द पोएम डिस्क्राइब्स एन अर्ली मॉर्न हॉर्स राइड टुवर्ड द राइजिंग सन. और ये डिस्क्राइब करती है कि पोएम जो है अर्ली मॉर्निंग जो हॉर्स राइड थी राइजिंग सन की तरफ, ये उसके बारे में है. By a feminist interpretation, the narrator undergoes a series of transformation through the poem. और फेमिनिस्ट जो इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं, इनकी व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं कि पोइम के जो नरेटर है, जो सिल्विया प्लाथ है, वो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे चेंजेस उनके अंदर आते हैं जैसे जैसे पोइम लिखती जाती हैं, इन एन एफर्ट टू बिल्ड अ न्यू आइडेंटिटी. और इसके थ्रू जो है वो अपनी एक नई आइडेंटिटी जो है वो बिल्ड करने की कोशिश कर रही हैं. She starts by identifying herself an oppressor, the stallion, symbol of masculinity and male dominance. स्टार्टिंग में वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं ऑपरेसर की तरह, उसके बाद सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी की कैसे ही ये पुरुषवाद का दिखाया गया है, और मेल डोमिनेंस, और कैसे जो है मेल डोमिनेंस इसके अंदर दिखाया गया है. तो उस तरह से सारा इस पोइम के अंदर नरेटर अपने आप को शो करती हैं.
शी देन ट्रांसफॉर्म इनटू एन एरो, और उसके बाद वो अपने आप को एक एरो में ट्रांसफॉर्म कर देती है राइटर, टू प्रिवेंट हर सबमिशन एंड किल हर अप्रेशर। और ये दिखाती है कि वो जो है कैसे कैसे अपने आप को मतलब सबमिशन होता है किसी चीज के अंदर, मतलब अपने आप को दबा लेना, वो दबाती नहीं है लेकिन उस चीज से बाहर निकलती है। एंड किल हर ऑपरेसर, और जैसे एक एरो किसी को मार देता है, ऐसे ही वो एरो बन के जो भी उनको दबा रहे थे, जो भी उन्हीं को मार देती है, इस पोइम के अंदर शो किया गया है। एंड फाइनली आइडेंटिफाइज एज वाटर, और फिर फाइनली अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं वाटर की तरह, एज सिंबल ऑफ फेमिनिटी एंड प्यूरिफिकेशन। वाटर जो कि एक सिंबल होता है जो है प्योरिटी का, पवित्रता का, वो अपने आप को शो करती है जो सिल्विया प्लाथ है पोइम के अंदर। The repeated I sound in the poem represent the I of her identity, और बार बार जो पोइम के अंदर I जो वर्ड यूज हुआ है, वो I सिल्विया प्लाथ जो है उसके थ्रू अपनी आइडेंटिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है। लास्ट पोइम है लेडी लजारस, और ये सिल्विया प्लाथ की नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है। सिल्विया प्लाथ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट पोइम्स है, बट ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये मैं 5 पोइम्स ही इंपॉर्टेंट पोइम्स उनकी लेके आई हूँ। तो 5th नंबर पे है लेडी लेजारस, और ये पब्लिश हुई थी 1965 के अंदर। और इनकी स्टार्टिंग लाइन है, आई हैव डन इट अगेन, 1 year in every 10 I manage it. Lazarus of Bethany is a biblical character who was restored to life 4 days after his death by Jesus. Lazarus जो है वो एक बाइबल का कैरेक्टर है जो कि उनको अपनी डेथ, जीसस क्राइस्ट ने उनको मार दिया था और उसकी डेथ के 4 दिन के बाद ही वो दोबारा जीवित हो गया था। तो ये उसकी स्टोरी है। He is frequently used in popular culture in reference to restoration of life. Restoration की लाइफ को शो करने के लिए फ्रीक्वेंटली बार बार इसका यूज किया जाता है इस कैरेक्टर का। In this renowned poem, इस फेमस पोइम के अंदर the narrator is facing death for the 3rd time. नरेटर जो है तीसरी बार डेथ को जो है फेस करता है। She faces डेथ को फेस करती है। शी फेसिस डेथ वंस एवरी डिकेड एंड हैज बीन रिवाइव्ड ट्वाइस। ये हर 10 साल बाद जो है डेथ उसकी होती है और उसके बाद दोबारा से फिर से जीवित हो जाती है। ये इस पोइम के अंदर है। एट द एंड ऑफ द पोइम के एंड में द स्पीकर अगेन एक्सपीरियंस द अनवांटेड रीबर्थ, और उसको जो है जो स्पीकर है उसको रीबर्थ नहीं चाहिए। वो ये चाह रही है कि एक बार मैं मर गई तो मैं मर गई, लेकिन मुझे रीबर्थ नहीं चाहिए। लेकिन स्पीकर अगेन जो है अनवांटेड रीबर्थ, यानी ऐसा रीबर्थ जो उसको नहीं चाहिए, वो एक्सपीरियंस करती है। Plath uses the image of a phoenix rising from the ashes to represent the narrator's rebirth, और प्लाथ ने जो है वो इमेजेस यूज की है फोनिक्स राइजिंग की, ये दिखाने के लिए रात में से कि कैसे नरेटर का रीबर्थ हो रहा है, बार बार शो करने के लिए। द पोइम एंड्स विद द स्पीकर प्लानिंग टू ईट द मैन और डॉक्टर्स, और पोइम के अंदर में स्पीकर जो है वो प्लानिंग करती है कि वो मैन को और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको खा जाए। Who restored her to life, क्योंकि वही उनको बार बार जीवन दे रहे हैं। To make sure they are not able to revive her, और वो चाहती है कि वो दोबारा रिवाइव ना करे, दोबारा उसका जो है जीवित ना हो। When she again faces death at the end of the decade, और वो ये चाह रही है कि अब इस डिकेड में जब उसकी डेथ हो तो उसके बाद उसका दोबारा रीबर्थ ना हो, क्योंकि बार बार मैन और जो डॉक्टर्स हैं वही उसको बचा रहे हैं, तो वो नहीं चाहती कि मुझे डॉक्टर्स और मैन जो है बचाए। ये इस पोइम की स्टोरी है। ए मच कोटेड पोइम, और ये पोइम जो है बहुत बार कोट की गई है। लेडी लेजारस इज सीन बाय क्रिटिक्स एज ए कन्फेशनल पोइम्स। क्रिटिक्स ने इस पोइम को कन्फेशनल पोइम कहा है, यानी
एक पोइट की इंडिविजुअल पोइम है, उसके पर्सनल फीलिंग इमोशंस सारे इसके अंदर है। विच प्लाथ यूजेस हर पर्सनल पेन टू इलिस्ट्रेट मच वाइडर थीम्स एंड सब्जेक्ट्स। और कहीं ना कहीं इसके अंदर प्लाथ का अपना खुद का पर्सनल पेन जो है वो शो किया गया है, और इसकी जो थीम है और सब्जेक्ट है बहुत ही ज्यादा वाइडर है। Along with Daddy and Mary's song, Lady Lazarus is referred to as one of Holocaust poem। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि सिल्विया प्लाथ की होलोकॉस्ट पोएम्स कौन सी हैं, तो ये जो पोएम है लेडी लेजारस के साथ 3 पोएम्स को सिल्विया प्लाथ की होलोकॉस्ट पोएम्स कहा जाता है, डैडी एंड मैरी सॉन्ग और उसके साथ साथ लेडी लेजारस। एज शी डिस्क्राइब्स द नरेशन ऑपरेशन विद द यूज ऑफ होलोकॉस्ट इमेजरी, क्योंकि होलोकॉस्ट मतलब ऑपरेशन जो है ऐसा दिखाया गया है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है नरेटर, और इसीलिए जो है होलोकॉस्ट मतलब एक टाइप से कैसे जबरदस्ती उसको रखा जा रहा है, वो जीना नहीं चाहती। तो ये सारा इन पोइम के अंदर शो किया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि सिल्विया प्लाथ की पोइम कवर करने में ये वीडियो आपकी काफी हेल्प करेगी। और अगर प्लीज आपकी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।